इन्वायरमेंटल मिलर बहुत सारा याद करने वाला पार्ट हो चुका है, इसमें काफ़ी कुछ याद करना था। और अब जो आगे वाला पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, चीज़ें समझने वाली हैं, हालांकि याद करने वाला भी है इसमें और समझने का लेकिन ज़्यादा रहेगा। तो याद तो करते ही लोग रखना है जो सारी चीज़ें अभी तक हुई हैं। चलते हैं आगे। और अब दूसरा वाला पार्ट जो है इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, इकोसिस्टम के बारे में समझना है, नेचुरल डिजास्टर्स जो है और एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इनके बारे में जानना है। यहाँ पे भी जो है ना एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कई सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कई सारे फिगर्स याद करने पड़ेंगे। जैसे कि इंडिया में अगर थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तो कोल से कितना हो रहा है, इंडिया का जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शन है वो कोल से कितना है, विंड एनर्जी से कितना है, सोलार एनर्जी से कितना है, इनसे रिलेटेड क्या क्या टारगेट्स हैं, कितना अचीव करना है। तो ये जो कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं ये भी यहाँ पे आती हैं याद करने के लिए। काफ़ी कुछ इसमें हो गया है। इकोसिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, सिंपली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे भी हैं, रह रहे हैं, साथ में उसका जो पूरा एनवायरनमेंट अपना जो बनता है दैट इज इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम वर्ड जो है वो किसने रखा था, A.G. टेम्सली। बॉटनिस्ट ने 1935 में वर्ड रखा था, नहीं पूछा जाता है, वो मतलब ये है। इकोसिस्टम में दो चीज़ें होती है, एक होते हैं बायोटिक और दूसरे होते हैं अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स। सिंपल सी चीज़ है, बायोटिक ऑर्गेनिजम्स में 3 तरह के होते हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स उसे कंज्यूम करते हैं जिन्हें हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। प्रोड्यूसर्स में ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। लास्ट जो है सैप्रोफाइट्स, टर्म में याद रखना है डिकम्पोजर्स के लिए, सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका काम होता है जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। कंज्यूमर भी 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। चलते हैं आगे। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है याद करने वाला, ये सिंपल सा समझने वाला पार्ट है। याद करने वाला पार्ट जब आएगा तो पता ही चल जाएगा अलग से। प्रोड्यूसर्स जो है सारे के सारे जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स किस प्रोसेस का यूज़ करके अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे पहले सनलाइट होनी चाहिए, वाटर होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए। तो ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके लिए वो जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो पूरी तरीके से हर्बीवोरस होते हैं और ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉप्स पे, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं, वो प्राइमरी कंज्यूमर तो वही हो गए। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी के लिए। ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। कार्निवोरस प्योर मांसाहारी टाइप के, हार्बीवोरस प्योर शाकाहारी, ओमनिवोर हमारे जैसे, मेरे जैसे सब चलता है। ठीक है। डिकम्पोजर्स में सारे सैप्रोफाइट्स आते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह जो दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं। इनका काम होता है जो भी डेड बॉडीज होती हैं, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, उन पे फीड करना और उनको डिकम्पोज करना ताकि उनके जो भी मिनरल्स वगैरह जो कुछ भी है वो वापस जा सके। और फिर मतलब इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इनके पास। फिर उसके बाद में अबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं सारे के सारे नॉन लिविंग येट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, एयर है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, लाइट है, ये सारे के सारे अबायोटिक सोर्सेज होते हैं। अच्छा, बायोटिक सोर्सेज जितने भी उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हाइड्रोकार्बन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
ठीक है। और फिर उसके बाद में नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं इम्पोर्टेंट होती है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है, ये तो सारी की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में एक छोटा सा डिफरेंस है बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज के बीच में। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, सारे के सारे जो फ्लोरा और फौना जो जितने भी आ जाते हैं एग्जाम्पल्स हैं बायोटिक रिसोर्सेज के, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स, सारे कैल्शियम वगैरह, ये सब अबायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। बायोटिक रिसोर्सेज डिपेंड होते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज पर चलने के लिए, लेकिन अबायोटिक रिसोर्सेज जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ऑरिजिन की बात की जाए तो बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो बायोस्फीयर से ओरिजिनेट होते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये लिथोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। कई सारी लेयर्स होती हैं जो एटमॉस्फेयर की और अर्थ की, तो वो अलग अलग लेयर्स है। बायोस्फीयर सिंपली वो लेयर है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और ज़्यादातर जो है लिथोस्फीयर पे ही होते हैं। लिथोस्फीयर जो है सबसे ऊपर वाला सरफेस जिस पे हम रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, ओशियंस और जो भी वाटर बॉडीज हैं वो सारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर के जस्ट ऊपर जो अलग अलग लेयर्स होती हैं। हाँ उसमें भी हाँ एक जो लेयर का सीक्वेंस है उसको एक बार आप याद कर लेना, इसको मैं यहाँ पे दिखा ही देता हूँ। ठीक है, ये वाला जो है इसी में ले लेते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर होता है वो सॉलिड सरफेस जिस पे हम रहते हैं। लिथोस्फीयर के जस्ट ऊपर है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर इन्हीं के बीच में होती है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की प्रेजेंस कहाँ पे होती है, बेसिकली कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर आता है मीसोस्फीयर, मीसोस्फीयर के ऊपर थर्मोस्फीयर और लास्ट में एक्सोस्फीयर। तो सैटेलाइट्स वगैरह कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह जो है ज़्यादातर थर्मोस्फीयर में होते हैं। ये जो है सीक्वेंस इसका याद रखना, सीक्वेंस ही पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसमें आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में देखा जाए तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लैंड बेस्ड है, और जो वाटर बेस्ड है, जो वाटर बॉडीज में रहते हैं, those are एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा एक होता है मरीन। फ्रेश वाटर जो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स वगैरह हैं, फ्रेश वाटर यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आते हैं। और मरीन जो है वो सी और ओशियन, जहाँ वाटर सॉल्टी ज़्यादा होता है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो मरीन इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो टाइप्स होते हैं ये 4 टाइप के हैं। सबसे पहला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, कई सारे एनिमल्स का, कई सारे अलग अलग तरह के स्पीशीज़ का हैबिटेट होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो दो यही है, एक तो बायोडाइवर्सिटी की यहाँ की जो है बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा ये कार्बन सिंक की तरह काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। फिर उसके बाद में है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स वो इकोसिस्टम या वो एरियाज जहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे खेती वगैरह आराम से कर सकते हैं, जो प्लेटू एरिया होता है, जो अपना नॉर्मल रीजन होता है, जहाँ पे
वेजिटेशन बहुत आराम से की जा सकती है, वो है हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। फिर उसके बाद ग्रासलैंड इकोसिस्टम के एग्जाम्पल जैसे सवाना ग्रासलैंड है, एग्जाम्पल है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी इनको कहा जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो। फिर उसके बाद में है टुंड्रा इकोसिस्टम। टुंड्रा जो है वो कोल्ड एरियाज में होता है, पहाड़ों के ऊपर जो वेजिटेशन वगैरह होता है, टुंड्रा वेजिटेशन या टुंड्रा इकोसिस्टम उसको कहते हैं। ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, जैसे आर्कटिक सर्कल पूरा, यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे श्रब्स वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में आता है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, टेम्परेचर दिन में बहुत ज़्यादा होता है और उतना ही रात में कम होता है, तो यहाँ पे भी बहुत ही कम वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो वैसे 4 तरह के इकोसिस्टम के नाम याद रखें। हाँ, फर्स्ट वाला फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जहाँ पे फॉरेस्ट और ये जो ट्रीज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जंगलों वाला जो एरिया होता है वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आता है। जैसे इंडिया में डेजर्ट है, उसका नाम क्या है? इंडिया का जो मेन डेजर्ट है उसका नाम क्या है? सहारा। पक्की बात है, इंडिया का ही है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका का है, इंडिया में है थार डेजर्ट, राजस्थान में। इंडिया में है थार डेजर्ट, और वो किस तरह का डेजर्ट है? डेजर्ट, ये नाम नहीं है डेजर्ट का, डेजर्ट है। इंडिया में थार डेजर्ट। और अमेज़न फॉरेस्ट जो है, अमेज़न फॉरेस्ट हाँ, कौन सा? लद्दाख साइड में तो टुंड्रा टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। थार डेजर्ट तो राजस्थान में ही है। और लद्दाख से कोल्ड डेजर्ट टुंड्रा में आएगा क्या? कच्छ में जो है गुजरात में, वो है रेन ऑफ कच्छ। रेन ऑफ कच्छ, RANN। जो रेन होते हैं वो बेसिकली ये क्या नाम, सॉल्टी मार्शलैंड होते हैं, मार्शलैंड टाइप का एरिया होता है। हाँ, हाँ, सॉल्टी मार्शलैंड्स होते हैं। मतलब जहाँ जिन रिवर्स वगैरह, मतलब जिस डेजर्ट में से सॉल्ट इसमें तो इतना ही है, ज़्यादा नहीं है कुछ। जो है आगे चलते हैं, ये पढ़ना है, इसमें कुछ चीज़ें होंगी याद करने के लिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है। डिजास्टर्स वाला एक पॉइंट है, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इंडिया में आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। उसके अकॉर्डिंग क्या डिजास्टर की डेफिनेशन क्या है? कैटास्ट्रोफ, मिसहैप या कैलेमिटी और ग्रेव ऑकरेंस इन एनी एरिया अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल और मैन-मेड कॉज। मैन-मेड कॉज या फिर नेचुरल रीजन की वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कैलेमिटी आती है, उसको डिजास्टर डिफाइन किया गया है। ये एक्सीडेंट से या नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है। नेग्लिजेंस की वजह से इंडिया में कौन सा डिजास्टर हुआ था, बहुत बड़ा, उसके बारे में अभी भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ? 1984। फिर उसके बाद में कौन सा लॉ इंडिया में आया? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। और इसका इस लॉ के अकॉर्डिंग जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी कौन सी थी? 1972 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट
या फिर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मेन रटने वाला पार्ट वही है पूरा, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। इस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, वो मतलब एक बार पढ़ के भी आप उसको आंसर कर सकते हो लोग। डिजास्टर दो तरह के होते हैं, मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर्स को एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर भी कहा जाता है। मैन मेड में एनवायरमेंटल है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पॉल्यूशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन है, अनकंट्रोल्ड टाउन प्लानिंग है, मेगा सिटीज हैं और ड्राइंग लेक्स, ये सारे मैन मेड एक्टिविटीज है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से जो डिजास्टर्स है ये क्रिएट होते हैं। टेक्नोलॉजिकल में केमिकल, न्यूक्लियर और ऑयल स्पिल, ये तीन मेन रीजन आ जाते हैं। नेचुरल में अगर देखा जाए, नेचुरल में बायोलॉजिकल है, जिसमें एपिडेमिक है, एपिडेमिक अभी रिसेंटली देखा गया था कोविड। फिर उसके बाद में इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है। इंसेक्ट इन्फेस्टेशन में कीड़ों की या इनके सब चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मलेरिया है, डेंगू है। और एनिमल स्टम्पीड, लक्ष्मी नगर में 5-6 हाथी छूट दिए हैं, तो वो भी डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। जियोफिजिकल होते हैं, जियोफिजिकल में अर्थक्वेक, वोल्केनो, मास मूवमेंट और ड्राई मतलब सूखा पड़ना। क्लाइमेटोलॉजिकल में देखा जाए तो एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से ड्रॉथ या फिर वाइल्ड फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है उसकी वजह से। हाइड्रोलॉजिकल में है फ्लड, मास मूवमेंट, वेट। और फिर उसके बाद में मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल जो है वो विंड मूवमेंट से रिलेटेड होता है, जो स्टॉर्म, तूफान वगैरह होते हैं, साइक्लोन जो होते हैं। अब इनमें से मेन चीज़ ध्यान कर रखनी है, एक तो अर्थक्वेक, इसके मेन रीजन क्या होता है, अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, अर्थक्वेक में जैसे एपिसेंटर है, फोकस है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्लाइमेटोलॉजिकल में ड्रॉट इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोलॉजिकल में फ्लड इम्पॉर्टेंट है, मेट्रोलॉजिकल में स्टॉर्म और जो साइक्लोन्स है वो इम्पॉर्टेंट है। जियोफिजिकल डिजास्टर्स में सबसे पहला होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कई सारे रीजंस होते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है टेक्टोनिक मूवमेंट। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ की 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है जिस पे हम लोग रह रहे हैं। मेंटल क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली एक लिक्विड सरफेस होती है जिसमें मैग्मा होता है। और फिर उसके बाद में कोर है। कोर जो है ज़्यादातर फेरस आयरन सब्सटेंसेस से बनी हुई है, सॉलिड कोर होती है। तो जो पूरी क्रस्ट है वो इसी के ऊपर पे फ्लोट कर रही है, मेंटल के ऊपर फ्लोट करती रहती है। और फ्लोट करते टाइम पे जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, बीच में जो लिक्विड सब्सटेंसेस है, लिक्विड के साथ में कई सारी गैसेस भी ट्रैप रहती हैं। उन गैसेस को रिलीज करने के लिए वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। जब वो गैसेस रिलीज होती हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, उसी के साथ में भी अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं अर्थक्वेक के। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सेस्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। सेस्मोमीटर में ग्राफ बनता है जिसको बोलते हैं सेस्मोग्राफ। ये इसमें क्या रखना है और करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी ने एक सर्वे किया था, और सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल लगभग 1200 छोटे से बड़े अर्थक्वेक किए जाते हैं। और उनकी इंटेंसिटी या उनका मैग्नीट्यूड जो है वो इतना कम होता है कि हमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये सेस्मिक एक्टिविटीज हमेशा चलती रहती है। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की मेन कॉजेज क्या है? सबसे पहले तो वॉल्केनिक एरप्शंस, जो गैसेस ट्रैप होती हैं क्रस्ट में, मेंटल साइड में, तो वो जब गैसेस एस्केप करती हैं, एस्केप करने के साथ में ये ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से या टकराने की वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होता है। फिर है जियोलॉजिकल फॉल्ट। फॉल्ट क्या है? जो दरार होती है प्लेट्स में, उनकी वजह से भी कई बार मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे अगर आपने मूवी देखी हो सैन एंड्रियास,
गेम भी है, मूवी भी है, रॉक जॉनसन की है। उसमें ये दिखाया गया सैन एंड्रियास अमेरिकन सिटी का एक नाम है, अमेरिकन सिटी है मतलब जैसे न्यूयॉर्क वगैरह है, उसी तरीके से एक सैन एंड्रियास भी है जगह। सैन एंड्रियास क्या है, पूरा का पूरा एक फॉल्ट पे है। तो उस मूवी में ये दिखाया गया उस फॉल्ट की वजह से वहाँ पे पूरे उस एरिया में अर्थक्वेक आ जाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा वो शहर खत्म हो जाता है। तो वो मूवी उसी पर बेस्ड है। तो इसमें तो काफ़ी सारी मूवीज़ आई है। 2012 में भविष्यवाणी की गई थी, 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया तो खत्म नहीं हुई, लेकिन मूवी आ गई। मूवी बहुत चली थी, मूवी का नाम ही था 2012। तो इन सब चीज़ों पे मूवीज तो बहुत बड़ी है। फिर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की टेक्टोनिक प्लेट जो है वो हर साल 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट साइड। मतलब जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये वाली प्लेट है हमारा पूरा इंडिया, म्यांमार और पाकिस्तान वाला जो रीजन है, बांग्लादेश वाला रीजन है, ये पूरा का पूरा जो प्लेट है ये पहले अफ्रीका के साथ में जुड़ी हुई थी। उसके बाद में वहाँ से फॉल्ट होकर के प्लेट शिफ्ट होते होते यहाँ से यूरोपियन प्लेट से टकराई है। इसलिए इसको क्या है, वो वाला जो प्लेट था यूरेशियन प्लेट था, यूरोप और एशिया पहले साथ में था। यूरोप और एशिया प्लेट में इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट आकर के टकराई थी, जिसकी वजह से हिमालयाज बने। हिमालयाज जो है, हिमालयाज को फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से बनी थी और यही मूव करती रहती है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट आगे पुश करती रहती है खुद को, जिस वजह से मूवमेंट देखने को मिलता है। और हर साल जो है 1 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट की प्लेट बढ़ जाती है। सर मैन-मेड कॉजेज कौन से होते हैं? अर्थक्वेक के लिए मैन-मेड कॉजेज जैसे न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह, जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और मेन तो वही होगा, उससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता है। ये इंडिया का मैप है जो बताता है सिस्मिक रीजन्स इंडिया के, सीवियर से लेके मतलब कैटेगरीज यहाँ पे अलग अलग दी गई है। इंडिया को कई सारे मतलब 5 जोन में डिवाइड किया गया है, जिनमें से जो जोन 5 है वो वेरी हाई रिस्क जोन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं अर्थक्वेक की वजह से डिस्ट्रक्शन होने के। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, नेपाल से लगा हुआ पूरा रीजन है, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है पूरा का पूरा सीवियर जोन है, वेरी हाई रिस्क वाला जोन है, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी पूरा हिमालयन रीजन है। ये पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है। और उसके अलावा यूपी वगैरह, ये यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश इस तरीके से आता है। मतलब इसको याद नहीं करना है, इसे एक बार देख लो, ये नहीं पूछा जाएगा। ये इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, जब भी अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक में 2 तरह की सेस्मिक वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स कौन सी होती है? बॉडी वेव्स वो होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर में भी ट्रैवल करती हैं। सरफेस वेव्स वो होती हैं जो अर्थ के क्रस्ट पर आती हैं, जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। बॉडी वेव 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वेव्स वो होती हैं जो 6 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ट्रैवल करती हैं और ये सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती हैं, लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड है वो लगभग 4 किलोमीटर पर आवर होती है। इसमें ये वाली होती है, ये जो सॉलिड ये लिक्विड कोर से पास होते हुए नीचे तक वेव्स आ रही है, पी वेव्स है। पी वेव्स सॉलिड और लिक्विड दोनों से ट्रैवल कर सकती हैं। और एस वेव्स जो है वो लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर पाती, तो ये वाला जो रीजन होता है ये सिर्फ यहीं तक अफेक्ट करती है। और जो बीच में रीजन छूट गया, वो रीजन या वो जोन जो होता है उसको कहा जाता है शेडो जोन। शेडो जोन वो एरिया होता है जहाँ पे
सेस्मिक एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की जाती है, क्योंकि दोनों का जो एरिया है वो लगभग इतना ही, और बीच में जो जोन चुन रहा है उसको याद रखना है, वो है शैडो जोन। अर्थक्वेक जिस पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रहा है, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो पॉइंट होता है फोकस, और अर्थ के सरफेस पे जहाँ से वो दिखाई दे रहा है, उसका इफेक्ट दिखाई देता है, वो पॉइंट होता है एपिसेंटर। दो ये टर्म्स याद रखने हैं, फोकस और एपिसेंटर। फोकस अर्थ के क्रस्ट में अंदर साइड, अर्थ के सरफेस पे नहीं, अर्थ के इंटीरियर में जहाँ से अर्थ कोई ओरिजिनेट हो रहा है, उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर होता है फोकस। अर्थ के सरफेस पे जहाँ से उसके इफेक्ट दिखाई देना चालू होते हैं, यानी कि सबसे पहली जहाँ पे वेव हिट होती है वो सभी कहते हैं एपिसेंटर। फोकस और एपिसेंटर। और शैडो जोन क्या है? जहाँ पे कोई इफेक्ट पी रेट शैडो जोन होता है, जहाँ पे जो पी रेट्स और एस रेट्स हैं जिनकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता है। और इसमें कौन कौन से टर्म जरूरी हैं? प्राइमरी वेव हो गया, सेकेंडरी वेव हो गया, एपिसेंटर हो गया, ये हो गया। और ये जो वेव्स होती हैं रेडियल वेव्स होती हैं। वेव्स का नाम याद रखना है, किस तरह की होती है? रेडियल। मतलब रेडियस से हाँ, इस तरीके से ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में आगे बढ़ती चली जाती है, जैसे स्प्रिंग होती है इस तरीके से वही रेडियल वेव्स होती है। अर्थक्वेक को मेजर करने के दो स्केल्स होते हैं, एक होता है रिक्टर स्केल, एक होता है मर्सेली स्केल। रिक्टर स्केल ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्केल है। रिक्टर स्केल जो है मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और मर्सेली स्केल इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। रिक्टर स्केल चार्ल्स रिक्टर के नाम पे है। मर्सेली स्केल इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट है, उनके नाम पे था, मर्सेली उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे ये रख दिए गए हैं। रिक्टर स्केल जो होता है लोगरिथमिक स्केल होता है, ये चीज़ इसमें मेन पॉइंट याद रखना है। रिक्टर स्केल जो है, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और सर रिक्टर पर ही तो मेजर करते हैं। हाँ, रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करता है, और ये लोगरिथमिक होता है। हर एक यूनिट, जैसे अगर मान लो अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक रिपोर्ट किया गया रिक्टर स्केल 1 का, और फिर दूसरा अर्थक्वेक है वो रिक्टर स्केल 2 का मेजर किया गया, तो 1 और 2 जो होगा उनके बीच में अगर डिफरेंस बताया जाए तो रिक्टर स्केल 2 पे जो होगा वो 1 से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होगा या 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होगा। हर एक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 10 गुना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, 10 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है। रिक्टर स्केल 9 अगर है तो वो रिक्टर स्केल 1 के अकॉर्डिंग कितना होगा? 90 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होगा। इंडिया में जो मेजर अर्थक्वेक्स हुए 2012 में गुजरात में आया था, और इसका मैग्नीट्यूड था 7.7 रिक्टर। महाराष्ट्र में 1993 में रिक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड था 6.2। फिर बिहार में आया, बिहार में सबसे ज़्यादा था 8 रिक्टर स्केल पे इसका मैग्नीट्यूड था। फिर उत्तरकाशी में 6.1, और अभी रिसेंट जो है नेपाल में आया था। रिसेंट नेपाल काठमांडू में जो आया था रिक्टर स्केल उसका काफ़ी ज़्यादा था, मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था। काठमांडू में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उसकी वजह से हुई थी। मतलब वो एक मेजर इवेंट था, मेजर अर्थक्वेक था। उसके बाद में कई सारे छोटे छोटे उसी के दिखाई नहीं है बात। तो इंडिया का एक ऐप है इंडिया क्वेक नाम से, ये याद रखना है इंडिया क्वेक ऐप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनवाया है इंडिया क्वेक, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बनाया है। मेजर रोल किसका है इसको डेवलप करने में? नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर में ही आता है नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी। और इन्होंने जो ऐप डिज़ाइन किया है वो है इंडिया क्वेक,
जिसमें लैंड और वाटर से होने वाले जो भी डिजास्टर है उनके बारे में आपको पहले ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। ऐप डाउनलोड कर लेना। वैसे भी मुझे पता है। नोटिफिकेशन आ जाती है अगर कभी तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन में तो ये सारी चीज़ें आई जाती हैं। अरे नहीं, पहले आ जाती है भाई। सुनामी वगैरह के तो रेड अलर्ट पहले से ही जारी कर दिए जाते हैं। सुनामी होता है या कोई साइक्लोन होता है, लेकिन अर्थक्वेक जो है उसका एकदम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उसी पॉइंट पे ओरिजिनेट हो रहा है। ओरिजिनेट होने के बाद में तुरंत उसके इफेक्ट्स दिखाई देंगे। वो तो सारे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में सुनामी। सुनामी जो है एक जापानीज वर्ड है। सुनामी में सु का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब है वेव्स। सुनामी जापानीज वर्ड है। TSU, सु का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब है वेव्स। दो वर्ड से मिलकर के बना है। और सुनामी का जो मेन रीजन होता है वो अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस या अंडर वाटर जो प्लेट्स होती हैं उनमें अर्थक्वेक होने की वजह से। मतलब अंडर वाटर अर्थक्वेक मेन रीजन होता है बेसिकली सुनामी का, जिसकी वजह से मास मूवमेंट होता है वाटर का कोस्टल एरियाज की तरफ। मेन रीजन है अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक एक्टिविटी। मेजर रीजन तो बोला जाएगा वो अर्थक्वेक ही बोला जाएगा, क्योंकि अर्थक्वेक की ही वजह से लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, और फिर उसके बाद वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो भी अर्थक्वेक से ही रिलेटेड होती है। बारिश की वजह से भी है, अर्थक्वेक्स की वजह से भी है। लैंडस्लाइड जो पहाड़ी रीजन में देखे जाते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से बहुत ज़्यादा सेस्मिकल एक्टिविटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कहाँ पे? इक्वेटर के आसपास के जो कंट्रीज हैं कौन कौन सा हो गया? ये तो अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वगैरह का ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये आता है रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर नाम याद रखना है। बेसिकली क्या है ये वो एरिया है जो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पे सेस्मिक एक्टिविटी देखने को मिलती है, और इसी सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामीज क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से रीजन है? अलास्का, जापान, फिलीपींस, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, इंडिया। और उसके बाद में इफेक्ट वगैरह तो ठीक है। यहाँ से ना बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन टर्म्स तो याद रखने, जैसे फोकस है, एपिसेंटर है, शैडो जोन है, और सुनामी में तो खैर जैसा है। फिर उसके बाद में है साइक्लोन। साइक्लोन किस तरीके से क्रिएट होता है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर विंड्स की वजह से साइक्लोन क्रिएट होता है। जब हाई प्रेशर विंड्स आपस में एक दूसरे के साथ टकराती हैं, इकट्ठा होती हैं, एक लो प्रेशर जोन बनता है। उस लो प्रेशर जोन की तरफ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड्स मूव करने लगती हैं, बस उसी वजह से साइक्लोन बनता है। इसकी स्पीड बहुत होती है, डिस्ट्रक्शन बहुत इसकी वजह से देखने को मिलता है। और कनाडा और साउथ अमेरिका रीजन में काफ़ी साइक्लोन्स आते हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक साइक्लोन आया था बांग्लादेश की तरफ, जरा उसका रिसेंट में एक आया है, इतना भी रिसेंटली काफ़ी पहले आया था।
बांग्लादेश नहीं वो आया था बे ऑफ बंगाल में। तो साइक्लोन को कई अलग अलग कंट्रीज में कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। टाइफून, हरिकेन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, मिली मिली, टॉर्नेडो, कई अलग अलग नाम हैं इसके। ऑस्ट्रेलिया में इसको मिली मिली कहा जाता है, साउथ अमेरिका में इसको टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक ओशियन में टाइफून्स कहते हैं। तो हर जगह जाके इसका नाम बदल जाता है, चीज होती है। 3 नाम याद रखने, नाम क्या क्या है। जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया होता है इसका, जो लो प्रेशर जोन वाला एरिया होता है, उसको आई कहा जाता है। उस आई के सराउंडिंग में जो सबसे पास वाली एयर होती है, वो सबसे ज़्यादा स्पीड वाली एयर होती है, उसको कहा जाता है आई वॉल। फिर उसके बाद में इसके आसपास जो क्लाउड रीजन बनता है, उसको कहा जाता है स्पाइरल रेन बैंड्स। तो 3 नाम याद रखने हैं बस। शादी को ऑन रहा होगा। साइक्लोन की वजह से क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड में हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, स्टॉर्म्स आते हैं इसकी वजह से। बस ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता साइक्लोन की फोटो है। तो ये तो है। अर्थ स्पेस की से फोटो कुछ इस है। तरीके का दिखाई देता है बट साइक्लोन। अर्थ में बहुत एक्चुअली अलग ऐसे अलग कोई zone नहीं। हाँ, इस तरह की जो विंड्स है, उन विंड्स की वजह से इस तरह के फॉर्मेशंस कई सारे बनते रहते हैं। लेकिन साइक्लोन की जब स्पेस से इमेज दी जाती है, वो इसी तरीके का दिखता है, मूवमेंट इसी तरीके का होता है। जो बीच वाला एरिया होता है, सबसे शांत एरिया होता है बीच वाला, जो आई वाला है, जो बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, सबसे ज़्यादा शांत एरिया होता है। और उसी के आसपास में सबसे ज़्यादा हाई स्पीड वाली विंड्स भी होती है। एक मूवी है इसमें बनी है, इनटू द स्टॉर्म। इनटू द स्टॉर्म है बॉलीवुड मूवी, साइक्लोन के ऊपर ही बनी। इंडिया में उड़ीसा में 1999 में एक सुपर साइक्लोन ने हिट किया था, जिसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर थी, और इसने इंडिया को हिट किया था 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फिर उसके बाद में साइक्लोन्स के नाम रखे हुए हैं। हाँ और फिर वो एग्जाम में भी आ जाते हैं। हाँ, हर एक साइक्लोन का अलग नाम होता है। हाँ। साइक्लोन नाम, दाल, असानी, बुलबुल। हाँ ये इंडिया में है। हाँ, क्या चीज़ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, जो साइक्लोन्स हैं और सुनामी वगैरह है, इनसे बचाने के लिए क्या है, पहले अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं, वो एरियाज खाली करवा दिए जाते हैं पहले। और इनसे बचने का ना बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। जैसे सुनामी वगैरह है, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। वो है, उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। उसका जो डैमेज है, उस डैमेज को जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज कर किया जाता है। अम्फान साइक्लोन था उसका नाम, जो बंगाल साइड में जिसने हिट किया था अभी कुछ टाइम पहले। अम्फान, अम्फान नेम है वो साइक्लोन का, जिसने बंगाल साइड में कुछ टाइम पहले हिट किया था और डिस्ट्रक्शन काफ़ी क्रिएट किया था। बहुत सारे अलग अलग तरीके का अम्फान है, मैंडस है, जवाब, आसानी, फनी, महा, ये तो नहीं सुना मैंने। हो सकता है वो तो बहुत फेमस है, वो आ रखा है फिर उसके बाद में
वोल्केनोज हैं। वोल्केनोज क्या होते हैं? अर्थ की क्रस्ट में ओपनिंग या वेंट जिनकी हेल्प से अर्थ के अंदर जो ट्रैप्ड गैसेज होती हैं उनको बाहर रिलीज किया जाता है। 3 तरह के वोल्केनोज होते हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो होते हैं जो अब पूरी तरीके से इनएक्टिव हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो सिर्फ पहाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। जैसे टांजानिया में है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है और उसमें किसी भी तरह की वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, वो सिर्फ एक पहाड़ की तरह बन चुका है। तो डोरमेंट वोल्केनोज है। डोरमेंट वोल्केनोज को स्लीपी वोल्केनोज भी कहा जाता है, जो अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल हार्मलेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें सिस्मिक एक्टिविटी की वजह से कभी भी जो है इरप्शन हो सकता है। एक एग्जांपल है इसका पुटोटैक्स, साउथ अमेरिका। वेसुवियस ऑफ इटली, 2 अलग-अलग नाम हैं। फिर उसके बाद में एक्टिव वोल्केनोज है। एक्टिव वोल्केनोज वो वोल्केनोज होते हैं जहाँ बहुत ही फ्रीक्वेंटली वोल्केनिक एक्टिविटीज दिखाई देती हैं, जो टाइम टू टाइम जहाँ पे इरप्शन होता रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं इसमें फिलीपींस का है, मेयोन, हवाई आइलैंड्स में है, और इंडिया में एकमात्र वोल्केनो है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड एक वोल्केनिक आइलैंड। फिर उसके बाद में फ्लड्स हैं। फ्लड्स क्या है? बेसिकली जो एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पानी आ जाने की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है दैट इज फ्लड। फ्लड के मेन कॉजेज क्या है? हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए उसकी वजह से फ्लड आ जाता है। सेडिमेंट डेपोजिशन, रिवर बेड सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? जब एक रिवर अपने पूरे कोर्स पे कई सारे अलग अलग तरीके के पत्थर, मिनरल्स वगैरह इकट्ठा करते हुए लाती है, तो वो एक जगह पे इकट्ठा होते चले जाते हैं, जिस वजह से रिवर का जो डेप्थ है वो कम होती जाती है। अब रिवर की अगर डेप्थ कम होगी तो पानी ओवरफ्लो होगा ही, उतना वॉल्यूम नहीं उतना उसमें बन पाएगा, तो उसकी वजह से जो धीरे धीरे एरिया बढ़ता रहता है रिवर का, वो है सेडिमेंटेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी। तो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट बहुत अच्छा बैरियर की तरह काम करते हैं फ्लड्स के लिए। जो फॉरेस्ट वाले एरिया होते हैं, फॉरेस्ट वाले एरियाज में कभी बाढ़ नहीं आती है, कवर करते हैं वो इसे। डिफॉरेस्टेशन कितना ज़्यादा होगा फ्लड्स वाली सिचुएशन बनेगी, तो साइक्लोन्स है, साइक्लोन्स की वजह से भी फ्लड्स देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लड्स, 5 तरह के फ्लड्स होती हैं। एक होती है रिवरिंग फ्लड। रिवरिंग फ्लड क्या है? जो नॉर्मल नदियाँ हैं उनमें पानी ओवरफ्लो हो जाने की वजह से अगर फ्लड है तो रिवरिंग फ्लड है। कोस्टल फ्लड, साइक्लोन की वजह से कोस्टल एरियाज में, जैसे उड़ीसा में अगर फ्लड है तो उस टाइप की फ्लड को कहा जाएगा कोस्टल फ्लड। फिर अर्बन फ्लड जो दिल्ली में देखने को मिलती है, बारिश हो जाए अच्छी खासी, सारी सड़कें नदियाँ बन जाती हैं, अर्बन फ्लड है। फिर उसके बाद में है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड बादल फटने की वजह से या बहुत ज़्यादा एक ही एरिया में बारिश होने की वजह से जो फ्लड वाला सिचुएशन होता है, जैसे कुछ टाइम पहले हुआ था वहाँ जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे बादल फटने की वजह से, केदारनाथ में था, तो वो फ्लैश फ्लड के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में फ्लोवियल फ्लड, ये गांव वाले एरिया में बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो फ्लड सिचुएशन है। ठीक है, इतना ही है बस इसमें। फिर ड्रॉट, सूखा पड़ना, बहुत लंबे समय तक बारिश ना हो, सूखा पड़ने वाली सिचुएशन बढ़ जाती है। और एक क्वेश्चन इसमें जो है मेन याद रखने वाला कि गवर्नमेंट जो है किसी एरिया में सीवियर ड्रॉट कब डिक्लेयर करती है? जब 50% से ज़्यादा क्रॉप्स का लॉस हो जाए सूखा पड़ने की वजह से, तो उस एरिया में सीवियर ड्रॉट डिक्लेयर किया जाता है गवर्नमेंट को। 5 तरह के ड्रॉट हैं।
ठीक है, ड्रॉथ वीक, जब मॉनसून वाले सीजन में हफ्ते में जितनी बारिश एक्सपेक्टेड थी अगर उससे कम होती है तो ड्रॉथ वीक होता है। एक 4 हफ्तों तक अगर बारिश सही नहीं हो रही है